कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा के ई लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य में बताया था आपको, है ना। मतलब कि डेल्टा के ई जो होगा वो इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सभी बलों के द्वारा किया गया काम जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर में होगा। और दूसरा बात मैं ये बताया था कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक ना, जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा, ये स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा डेल्टा यू, इसको हम लोग क्या बोले थे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में, संरक्षी बल में हम आपको क्या बोले थे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, केवल जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है उसी पर निर्भर करती है इसके द्वारा किया गया कार्य। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या बोले थे कि ये रास्ते पर निर्भर करती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी दो कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दो चीज आप याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में यहाँ पर कौन सा फोर्स रहेगा, हमारा फोर्स रहेगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो किसके लिए, विद्युतीय बल के लिए बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, विद्युत क्षेत्र पढ़े, उसके बाद विद्युत विभव पढ़े, विभवांतर पढ़े, उसका सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके डील किया, क्वेश्चन भी करना सीखा कि कैसे क्या करना है। आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस चीज का, स्थितिज ऊर्जा का। हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। अब देखो कि ये विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोग देखिए कि जानते हैं कि ये एनर्जी क्या चीज होता है, जानते हैं एनर्जी क्या चीज होता है। अब देखो कि अभी तक तुम पढ़ते थे क्या कि चार्ज रेस्ट में था, चार्ज रेस्ट में था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा था, हर चीज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे थे। तो दो चीज आप पढ़े थे कि जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है वो अनंत से किसी इकाई आवेश को लाने में किसी बिंदु तक किया गया कार्य होता है। जैसे आपको क्या बोला था कि मान लीजिए कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाए कि पी बिंदु पर विभवांतर कितना होगा या विभव कितना होगा, तो आपको मैं क्या बोला था कि अनंत से किसी इकाई आवेश को पकड़ो, क्यू नॉट को, टेस्ट आवेश को पकड़ो और इसको धीरे धीरे लाओ कहाँ तक, पी पॉइंट तक। इसमें जो तुमको काम करना पड़ेगा यही काम क्या है, विद्युत विभव है, विभवांतर है। तो देखो कि शुरू में जो है, शुरू में जो कहानी थी वो कहाँ पर थी, इन्फानाइट पे, और अंतिम में जो हम लोग पहुंचे वो कहाँ पर, बिंदु पी पर। अब आपको क्या बोले कि विभवांतर, विभवांतर जब भी लिखेंगे तो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में बॉडी कहाँ पर है भाई, पी पर, शुरू में बॉडी कहाँ पर था, तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटिव जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पी, किसको, इकाई आवेश को। तो देखोगे क्यू आवेश को लाने में, क्यू नॉट आवेश को लाने में तुमको काम करना पड़ेगा डब्ल्यू इन्फिनिटिव टू पी। तो एक आवेश को लाने में कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू इन्फिनिटिव टू पी बाय क्यू नॉट। तो यही विभवांतर होता है बाई कितना, क्यू नॉट। इकाई आवेश को लाने में जितना काम करना पड़ा वही क्या, विभवांतर। आपको क्या बोले हैं कि एक एजम्पशन साइंटिस्ट ने क्या माना कि जो अनंत पे विभव का मान होता है वो कितना होता है, इसका मतलब बिंदु पी पर अगर हम लोग विभव का मान करेंगे ज्ञात
तो ये कितना हो जाएगा W इन्फिनेटिव टू P बाई कितना Q नॉट। बात समझ में आ रही है? यहीं से एक चीज और आप देखिए कि अगर Q नॉट को हम इधर लेके चले आए तो W इन्फिनेटिव टू P अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा VP इंटू कितना Q नॉट। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये थी प्रीवियस नॉलेज जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें। अब इन चीजों का उपयोग कैसे हम लोग करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने में, तो इसको आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी विभव का बात किया जाएगा या स्थितिज का बात किया जाएगा या पोटेंशियल का बात किया जाएगा तो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लाना है, लेकिन अचानक से नहीं ले आना है, बहुत स्पीड में नहीं लेके आना है। कैसे लेके आना है? बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली मूव करवा करके लाना है, इस तरह से कि इसके वेग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा भाई, तो तुमको पता है कि ध्यान से देखो कि अगर हम लोग बात करें एक नए कंडीशन का, एक नए कंडीशन का बात करें, मान लो क्या चीज कि एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू, एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू और इसके नजदीक में है एक चार्ज क्या माइनस क्यू। अब देखो ये इसको खींचेगा बल लगा करके, तो जब भी बल लगेगा तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होने का मतलब क्या कि वेग में परिवर्तन होगा। तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा भाई, ये बाहर के इधर के तरफ लगेगा, इस पर F इलेक्ट्रिक लगेगा कि नहीं, त्वरण भी उत्पन्न होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है तुमको जाना है जाओ, लेकिन भाई साहब धीरे धीरे जाओ, तो हम क्या करेंगे इधर के तरफ एक बाह्य बल लगा देंगे। अब जब बाह्य बल लगा देंगे तो उतना बाह्य बल लगाएंगे कि इसके वेग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो। अब तुम देखो कि तुम पढ़े हुए हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv, यही ना होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये क्या कह रहा है कि वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भी जो रहे वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जाए। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा मेरे भाई, तो ये बताओ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करोगे तो कितना होगा? अभी भी v वेलोसिटी से चल रहा है उतना ही गतिज ऊर्जा, कुछ देर के बाद भी उतना ही गतिज ऊर्जा, कुछ देर के बाद भी उतना ही गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन हुआ क्या? गतिज ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। और यही चीज हम लोग जाने हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब ये कितना? अब देखिए कि जब भी आप विद्युतीय बल का बात करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर हवा के कारण किसी तरह की रुकावट नहीं है, किसी तरह का घर्षण नहीं हो रहा है, केवल इस पर दो बल लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा तुमको जितना भी काम करना पड़ेगा वो सारा काम जो होगा वो किसके बराबर में होगा? 0 के बराबर में। मतलब अगर हम लोग बात करें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का और प्लस बात करें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि दो ही फोर्स लग रहा है और दोनों बलों के द्वारा किया गया काम जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि भाई गतिज ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर W इलेक्ट्रिक प्लस W एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब W इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो नेगेटिव ऑफ W क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। ये चीज आप हमेशा क्या करिए? याद रखिए। और अब आइए कहां पर? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। अब देखो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहता क्या है? कहता क्या है? कहता है कि किसी एकल आवेश के लिए, ठीक ना, कि किसी भी एकल आवेश के लिए, एकल आवेश का मतलब सिंगल चार्ज के लिए, ठीक ना, किसी भी एकल आवेश के लिए जो है, किसी भी एकल आवेश के लिए, किसी भी एकल आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात नहीं है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात नहीं है। कहिएगा क्यों नहीं है? तो देखिए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो परिभाषा कहता है वो परिभाषा क्या कहता है? इसका परिभाषा क्या कहता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका परिभाषा क्या कहता है कि किसी आवेशों के निकाय को, क्या कहता है? कि किसी आवेशों के निकाय को, एक आवेश को नहीं, एक आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि किसी आवेशों के निकाय को
के निकाय को एक विन्यास से दूसरे विन्यास में लाने में किया गया कार्य, दूसरे विन्यास में लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए कि ये क्या बात हुई सर, एक विन्यास से दूसरे विन्यास में लाने में। मान लो कि एक चार्ज का सिस्टम है, कुछ ऐसे रखा हुआ, ये प्लस क्यू और यहाँ पर क्या माइनस। ये एक दूसरे को खींचेगा, ये चार्ज क्या करेगा, पट से इसके नजदीक में आके चिपक जाएगा अगर हम कुछ नहीं करें तो। लेकिन आप देखिए कि हम कहना है कि जाओ तुम, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, पोटेंशियल का। तो कहेंगे क्या कि तुम धीरे धीरे जाओ। तो धीरे धीरे जाने के लिए इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर के तरफ लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बाहर के तरफ लगाएंगे। अब ये धीरे धीरे जाएगा। मान लो कि इसको इस विन्यास, ये पहला विन्यास है, ये जो सिस्टम है वो पहला विन्यास है, इस दोनों के बीच का दूरी कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको एक विन्यास से दूसरे विन्यास में लाने का मतलब, ये जो प्लस क्यू था इसको हम एकदम बहुत नजदीक में ला दिए माइनस क्यू को, इसके एकदम बहुत नजदीक में ला दिए किसको, माइनस क्यू को। आप बताइए कि इस विन्यास से इस विन्यास में लाने में हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा। और यही जो काम करना पड़ेगा, इसी काम के बारे में ये क्या बोला कि ये जो काम है यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। समझ में आ रहा है बात। दो चार्ज रखा हुआ है, दोनों चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, और हम क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से नजदीक आए या दूर जाए, लेकिन ऐसे जाए कि बहुत धीरे 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 जाए। कैसे जाए, बहुत धीरे धीरे जाए कि इसके वेग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो। तो भाई इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे एकदम नजदीक ला करके, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वही काम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या। मान ले एक मैं और एक मेरी वाली अलग अलग विन्यास में है, अलग अलग विन्यास में है, अलग अलग विन्यास में चाहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक लाना, लेकिन कोई मीडिएट करने वाला नहीं है ना, कोई मीडिएट करने वाला नहीं है, और अकेले अकेले हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो भाई मिल नहीं पा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो तुरंत आ जाएगा मेरे पास, एक्सीलरेट होकर के, वेलोसिटी चेंज होकर के। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या कि सुरक्षित तरीके से आए। सुनो, हम क्या चाहते हैं कि वो सुरक्षित तरीके से आए। तो सुरक्षित तरीके से आए तो उसको कोई आदमी होगा जो एकदम धीरे 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 मेरे पास लेके आएगा। तो पहले मैं अपने घर, वो अपने घर, अलग विन्यास में थे। अब वो मेरे पास आना चाह रहा है एकदम धीरे धीरे, तो हम उसमें क्या किए, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसको धीरे धीरे लेकर के आए। तो उसको उसके घर से मेरे तक लाने में, एक अलग विन्यास बनाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो यही काम जो है वो क्या, काम करने में ऊर्जा लगेगा, है ना, कार्य ही तो ऊर्जा का रूप है। तो यही काम जो है वो क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है भाई। तो इसके लिए कहा क्या कि इसके लिए फिर से क्या कहा कि जैसे विद्युत विभव परिभाषित नहीं है, जैसे विद्युत विभव परिभाषित नहीं है, उसी तरीके से एकल आवेश के लिए ऊर्जा भी परिभाषित नहीं है। कहोगे क्यों। तो न्यूटन साहब कह के गए हैं किसी को भी कि तुम जैसे हो वैसे ही रहना। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो विराम की अवस्था में है वो विराम में रहना चाहती है, और प्रत्येक वस्तु जो गति की अवस्था में है वो एक समान वेग से गति करना चाहती है। समझ में आ रहा है बात। तो अब मान लो कि एक आवेश है ऐसा रखा हुआ, और ये है विराम में, प्लस क्यू, ये है किसमें, विराम में। तो ये विराम में ही रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन मान लो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले ही जाना है, ले ही जाना है इसको यहाँ से यहाँ तक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों कि इसको न्यूटन साहब कह के गया है कि बेटा यहीं पे रुके रहना, ये यहीं पे रुका हुआ रहेगा। लेकिन हम क्या किए, यहाँ गए, इसको टक से एक बार मार दिए, थोड़ा सा गति कर दिए। अब इसको कोई बाहरी रुकावट है नहीं,
तो न्यूटन साहब ये भी कह के गए कि जो कण गति में है वो एक समान वेग से गति करता रहेगा। तो इसको अगर हम एक बार टक से कर दिए तो ये चलने लगा, तो ये तो अपने आप चलते रहना पड़ेगा, हम यहीं पर खड़े रहेंगे। अब इसको यहाँ पे आकर के हम एक बार टक से रोक भी दिए तो फिर रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छा एक बात बताइए कि इसको यहाँ से हम खाली टक कर दिए तो ये टक से यहाँ चला गया, और यहाँ पे टक से रोक दिए तो यहाँ पर रुक गया, इसमें मुझे कोई काम करना पड़ा है क्या? यहाँ पर हम टक लगाए, थोड़ा सा बल तो लगाए हैं, लेकिन मेरे बल के कारण थोड़ा सा विस्थापन हुआ, एकदम नगण्य काम हुआ है, एकदम नगण्य काम हुआ है। हम इसको पकड़ के इसके साथ साथ यहाँ तक चलते तो मेरे बल के कारण इसमें विस्थापन होता और मेरे द्वारा काम किया जाता। लेकिन हम क्या किए, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पुश किए हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर में काम किए हैं, और ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक आ गया। तो इसको एक विन्यास से दूसरे विन्यास तक लाने में मुझे कितना काम करना पड़ा? नहीं के बराबर में काम करना पड़ा। इसीलिए किसी एकल आवेश का जो है सो कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, प्राप्त नहीं है। क्यों? कि एक आवेश को दूसरे जगह तक ले जाने में काम कब करना पड़ेगा? मेरी गर्लफ्रेंड थी इसीलिए किसी को मीडिएट करने की जरूरत पड़ी, मेरी वाइफ रहती तो जरूरत पड़ती क्या? नहीं ना पड़ती। तो कोई रुकावट है जिसको मीडिएट करना है क्या? तो रुको, दीदी को बोले हैं मार्केट आने के लिए, तुम भी आ जाना। दीदी मीडिएटर हुई ना, लेकिन बीबी रहे तो फोन करेंगे सीधे फलाने जगह पे आ जाओ, हम वहाँ पे, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं ना। तो इसका वही हाल है क्या कि भाई इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन से चल दिए तो चलते रहे, किसी काम की जरूरत इस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके पास रुकावट है पहले से, जिसके पास पहले से रुकावट है, वो रुकावट क्या करेगा भाई, इसको धीरे धीरे यहां तक लाने में काम करवा देगा। किसी की मम्मी खड़ी है, छोटा सा बच्चा है, देख के दौड़ना शुरू कर दिया, एक अलग अलग दूरी पे देख के वो दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो दौड़ेगा, एक्सीलरेट होएगा, जाएगा, गिरेगा, मुंह कान तोड़ लेगा। हम क्या चाह रहे हैं? बहुत आराम से जाएगी, तब हमको इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी अपने आप धीरे धीरे हम चल के जा रहे हैं अपने मम्मी के पास, तो हमको पता है कि मेरे वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, तो हम गिरेंगे क्या? तब कोई काम करना पड़ेगा क्या? तुमको नहीं करना पड़ेगा। वही बच्चा क्या हो रहा है, पहले से धीरे धीरे वो चल रहा है, ऑटोमेटिक, किसी को नहीं देखा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, उसके गिरने पड़ने का चांस बहुत कम है। लेकिन वही किसी को देखेगा, अपने पापा को देखेगा, मम्मी को देखेगा, एकदम दौड़ जाएगा अचानक से, होता है कि नहीं? अब दौड़ जाएगा तो वो एक्सीलरेट होगा, उसके गिरने का चांस रहेगा, तब हमको उसको धीरे धीरे चलाने में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्वतः एक समान वेग से चल रहा है तो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो भाई अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा वेलोसिटी दे दिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसी तरह का विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहीं पर सोच लो, अगर यहीं पर सोच लो कि कोई सा और पॉजिटिव चार्ज रहता, बड़ा सा प्लस क्यू, अब ये प्लस क्यू क्या करता है, इसको रिपेल करता है इधर की तरफ कि भागो जल्दी से। क्या कहता? रिपेल करता कि तुम भागो जल्दी से, ये एक्सीलरेट होता, आगे की तरफ भागता। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसको पीछे से पकड़ेंगे कि ठीक है तुम एक विन्यास से दूसरे विन्यास में जाओ, लेकिन कैसे जाओ? धीरे धीरे जाओ। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो एक विन्यास से दूसरे विन्यास तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसी काम को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कि इसके लिए मैथमेटिकल क्या है, इसके लिए एकल आवेश के लिए प्राप्त नहीं है कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, ठीक ना? एकल आवेश के लिए कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि अब देखो यहाँ से कि अगर यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो आपको क्या बोले कि एक विन्यास, मान लीजिए पहले ये विन्यास था इसका, पहले जो इसका विन्यास था वो था ये विन्यास, क्या कि ये था प्लस क्यू और ये था क्या? माइनस क्यू। इस दोनों के बीच की दूरी अधिक थी। अब ये एक विन्यास है, ये जो आपका विन्यास है ये आवेशों का निकाय है, ये है कि आपका पहला विन्यास, ये क्या आपका पहला विन्यास, इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हुए हो ना, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। विन्यास का मतलब क्या होता है? स्थिति को लोकेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का पोजिशनिंग करने के लिए कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक पोजीशन के सिस्टम से दूसरे पोजीशन के सिस्टम में लाने में। अब मान लो कि इसको दूसरे पोजीशन में हम लोग कहाँ लाए, ये रहा प्लस क्यू और इसके बिल्कुल नजदीक में आ गया ये क्या? माइनस क्यू। तो इसको अगर ऐसे छोड़ दोगे तो अचानक से आकर के चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक, तो हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाए हैं? बाहर की तरफ।
इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाए हैं, बाहर की तरफ। अब देखिए कि ये जो आ गया एक दूसरे विन्यास में आ गया, ये जो विन्यास हो गया ये कैसा, दूसरा विन्यास हो गया। अब एक विन्यास से दूसरे विन्यास तक लाने में हमको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा है, करना पड़ा है। तो आपको याद होगा दोस्त कि बताए थे क्या कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जरा सा ध्यान देना कि अगर यहां पर हम लोग बात करें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिभाषा ये कहता है कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, जो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ध्यान देना कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा यू, ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर में है, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्यों कि हम कह रहे हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि वेग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना है। और ये बात जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, उस पर जितने भी बल काम कर रहे हैं उस सारे बलों के द्वारा जो किया गया काम है वो किसके बराबर में होता है, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर में। अब देखो वेग में ही परिवर्तन नहीं हुआ तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा क्या, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना। अब इस पर दो बल लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक बल लग रहा है और एक बाह्य बल लग रहा है। मतलब कि इस विद्युतीय बल के द्वारा किया गया कार्य और इस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर में होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के बराबर में। अब इस पर दो ही वर्क काम कर रहा है, इस पर दो ही बल काम कर रहा है, एक विद्युतीय बल और एक बाह्य बल, और कोई तीसरा बल इस पर काम नहीं कर रहा है। कहोगे गुरुत्वीय बल, तो ये मान के चलना है कि इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इस पर घर्षण का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अगर लग रहा होगा तो वो सब बल भी कंसीडर किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे तो जितने भी बल लग रहे थे सारे बलों को हम लोग गिनते थे, लेकिन यहाँ पर बस दो ही बल लग रहा है, एक विद्युतीय बल और एक विद्युतीय बल के विरोध में एक्सटर्नल बल। तो इस दोनों के द्वारा जो किया गया काम है ये भी कितना हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब ये हुआ कि जो W इलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल के बराबर में। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोले। हाँ उसके अपोजिट है, ये पहले भी प्रूफ कर दिए हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है, ठीक ना, एक्शन रिएक्शन है। अब देखिए कि अब इसमें जब हम लोग बात करेंगे, अब अगर इसी को आप लिखना चाहें तो देखिए तो डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक के जगह पर माइनस W एक्सटर्नल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों कि भाई हमको लाना है कैसे, हमको लाना है कैसे, तो आवेश को धीरे धीरे लाना है। कैसे लाना है, आवेश को कैसे लाना है, आवेश को धीरे धीरे लाना है। तो धीरे धीरे लाने का मतलब क्या, धीरे धीरे लाना है, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब क्या कि जो वेग में परिवर्तन है वो वेग में परिवर्तन क्या हो ना हो, वेग में परिवर्तन ना हो। इतना धीरे धीरे लाना है कि इसके वेग में परिवर्तन ना हो। वेग में परिवर्तन नहीं हो इसका मतलब जो डेल्टा के ई है वो कितना हो जाए, इसका मतलब गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन ना हो। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों के द्वारा किया गया काम भी जो होगा वो कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो W इलेक्ट्रिक होगा वो माइनस क्या होगा, W एक्सटर्नल होगा। तो ये बताओ कि यहाँ पर W इलेक्ट्रोस्टैटिक के जगह पर माइनस W एक्सटर्नल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब लिखोगे तो ये जो डेल्टा U हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भाई, W एक्सटर्नल। तो आपको यही दो चीज याद रखना है कि डेल्टा U बराबर या तो W एक्सटर्नल होगा या तो जो डेल्टा U होगा, या तो जो डेल्टा U होगा ये डेल्टा U बराबर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक, नेगेटिव ऑफ W क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो कि डेल्टा U का मतलब क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा U का मतलब क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि U फाइनल
माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जो होगा ये क्या होगा, डब्लू एक्सटर्नल के बराबर में होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए, आइए डायग्राम पर थोड़ा सा, कि डायग्राम क्या कहता है। मान लो कि यहाँ पर एक आवेश है क्या, प्लस Q1, यहाँ पर एक आवेश है क्या, प्लस Q1, यहाँ से R दूरी पर कोई एक बिंदु है क्या, P, यहाँ पर R दूरी पर कोई बिंदु है क्या, P। तो आपको याद होगा कि जो विभव आप लिखते थे P पर, वो कितना लिखते थे, KQ1 बाई कितना, KQ बाई R लिखते थे। अब मान लो कि शुरू में जो है सो एक आवेश माइनस Q2 जो है वो अनंत पे था कहीं पर, ये है माइनस Q2, ये कहां पर था, अनंत पर, ये कहां पर था, अनंत पर। अब तुम देखो कि ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, इधर के तरफ लगाएगा, इस पर क्या, F इलेक्ट्रिक लगाया कि नहीं, इसको खींचेगा। और हम क्या करेंगे, इस पर बाहर के तरफ लगाएंगे क्या, F एक्सटर्नल, बाहर के तरफ क्या लगाएंगे, F एक्सटर्नल। कुछ समय के बाद हम क्या किए कि इसको अनंत वाले विन्यास से लेकर के धीरे धीरे चलाते चलाते जो है सो एक विन्यास से दूसरे विन्यास में जब हम लाए तो ये प्लस Q आ गया यहाँ पे, और यहाँ से R दूरी पर जो है तो यहाँ पर आ गया क्या, प्लस माइनस Q2। तो ये पहला विन्यास था, ये कौन सा विन्यास रहा, दूसरा विन्यास। अब यहां से एक विन्यास से दूसरे विन्यास तक लाने में जो बाह्य बल के द्वारा काम किया गया है, यही काम क्या है, तुम्हारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब देखो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा है भाई, तो तुम ये जाने हो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर क्या लिखना है, डब्लू एक्सटर्नल, बराबर क्या लिखना है, डब्लू एक्सटर्नल या नेगेटिव ऑफ डब्लू इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही दो चीज है। अच्छा, जरा सा ध्यान से देखिए कि फाइनल में बॉडी कहां पर था, P पर, इनिशियल में बॉडी कहां पर था, इनफाइनाइट पे, इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल हमको निकालना है। तो तुम याद करो कि कभी हम तुमको विभव का परिभाषा पढ़ाए थे कि अगर विभव तुमको निकालना है, तो विभव अगर तुमको निकालना है तो यहां पर तुमको बताते थे कि Vp माइनस V इन्फिनिटिव इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल बाई Q0 होता था, क्योंकि Q0 को यहां से यहां तक लाते थे। अभी हम लोग जो ला रहे हैं वो Q2 को ला रहे हैं, इसका मतलब Vp माइनस V इन्फिनिटिव इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल बाई Q2 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये बताइए भाई साहब कि अनंत पे जो है सो विभव का मान कितना होता है, 0। इसका मतलब कि जो आपका Vp हो जाएगा, वो Vp जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डब्लू एक्सटर्नल बाई Q2। आपका जो Vp आया, ये जो Vp आया आपका, वो कितना आया, डब्लू एक्सटर्नल बाई कितना, Q2। तो आप ये बताइए कि अगर यहाँ से आपको डब्लू एक्सटर्नल लिखना है तो आप Vp इंटू Q2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। नहीं तो देखो कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वर्क डन, इसको तुम निकालने के लिए एक तरीका और लगा सकते हो, जैसे हम लोग पोटेंशियल निकालने में किए थे, इंटीग्रेशन करके निकाले थे ना। डब्ल्यू एक्सटर्नल कैसे निकाले थे, इंटीग्रेशन करके। बहुत लंबा सा प्रोसेस है, अब फिर क्यों करने जाए उतना सा लंबा सा प्रोसेस जब ऐसे ही निकल रहा है ना, उतना लंबा प्रोसेस अब क्यों करने जाए जब ऐसे ही निकल रहा है। तो देखो भाई, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल के जगह पर यूपी माइनस यू इन्फिनिटिव इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी इंटू Q2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल के जगह पर Vp इंटू Q2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखिए कि फिर से ये माना गया कि अनंत पर जो है तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है वो कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। जैसे विभव शून्य होता है वैसे ही क्या है कि स्थितिज ऊर्जा का भी जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये क्या है, एजम्पशन है, साइंस में ये मान लिया गया है कि अनंत पर जो है सो स्थितिज ऊर्जा कितना, शून्य। समझ में आ रहा है बात, क्यों शून्य भाई, तो मान लो कि अगर इस आवेश से अनंत दूरी पर यह आवेश है तो वो आवेश इस पर जो बल लगा रहा होगा वो कितना, नहीं के बराबर में। मतलब उस बल के द्वारा जो किया गया काम भी होगा वो कितना, नहीं के बराबर में। जब काम ही नहीं किए तो ऊर्जा कितना, काम 0, मतलब ऊर्जा भी कितना, 0। तो इसीलिए ये मान लिया गया है कि अनंत पर जो है सो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो भाई ये देखो कि यहाँ पर अगर u एट p माइनस यू एट इन्फिनिटिव को लिखेंगे कितना, 0 बराबर p पॉइंट का पोटेंशियल कितना, KQ1 बाय R रख दो इक्वल टू कितना, KQ
Q1/R, और इंटू क्या लिखना है, Q2, इंटू कितना लिखना है, Q2 रख दिए। यहाँ से तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया वो कितना आया, KQ1/Q2 कितना, R, और यही क्या हो जाता है किसी भी सिस्टम के स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा। क्या याद रखना है आपको, KQ1/Q2/R। आपको क्या कहे कि एक विन्यास से दूसरे विन्यास तक लाने में, एक स्थिति में है पहले से, उस स्थिति में दूसरे स्थिति में लाने में हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वही काम क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या पढ़े कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी हम लोग जाने कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर में होगा। क्यों कि हमको चार्ज को एक विन्यास से दूसरे विन्यास में लाना है, लेकिन कैसे लाना है, बहुत धीरे धीरे लाना है। धीरे धीरे लाने का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होने देना है। तो जब भाई वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा जो होता है 12mv², तो भी ही नहीं बदलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। अब काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य जो है सो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर में होता है। तो कौन कौन सा बल लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक दोनों के द्वारा किया गया काम कितना, इसका मतलब W इलेक्ट्रिक नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जगह पर नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल डाल दिए, कितना आ गया, W एक्सटर्नल के बराबर में, या डेल्टा U नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर में। अब देखो U फाइनल U माइनस U इनिशियल W एक्सटर्नल के बराबर में होगा। अब हमको क्या निकालना है, W एक्सटर्नल। तो विभव का परिभाषा क्या कहता है कि किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक धीरे धीरे लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है, विभव होता है। तो भाई विभव का परिभाषा अपने पास क्या कह रहा है कि KQ1/R होता है, और ये यही होता है क्या, W एक्सटर्नल/Q2, क्यों कि Q2 को हम लाए हैं। तो W एक्सटर्नल/Q2 जो होगा, तो यहां से देखो कि W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, BP माइन इंटू, इधर लेके आ जाओ, BP इंटू कितना, Q2। यहाँ पर W एक्सटर्नल के जगह पर हम BP इंटू Q2 रख देंगे कि नहीं रख देंगे। क्या माना गया कि अनंत पर जो है सो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, तो जब विभव ही 0 है, जब बल ही 0 है, तो आप पढ़े होइएगा कि वर्क डन 0 कब कब होता है, या तो बल ही नहीं लगाए 0 लगाए, या तो विस्थापन 0 हो, या तो दोनों के बीच का कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो देखो कि जब पहले विन्यास में हम अनंत पर मान लिए हैं, तो अनंत पर वो आवेश मेरे पे कितना बल लगा रहा होगा, 0 बल लगा रहा होगा। 0 बल लगा रहा होगा मतलब कार्य कितना, कार्य 0 मतलब विभव भी कितना, और कार्य 0 मतलब ऊर्जा भी कितना, 0। तो यही मान लिया गया क्या कि अनंत पर जो है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब इनफाइनाइट पे जो है तो जब स्थितिज ऊर्जा का मान 0 मानेंगे तो 0 रखेंगे। विभव हम लोग निकाल के परिभाषा पिछले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, KQ1/Q2, विभव का मान रख लिए KQ1/R। यही तो रखते थे कि ये चार्ज है Q, यहाँ से P पॉइंट पर विभव कितना होगा, तो KQ/R। Q जगह कितना है, Q1, और R ही है। फिर क्या किए, इंटू Q2 है तो इंटू Q2 रख दिए, और फाइनली हमारा परिभाषा क्या आया, KQ1/Q2/R। एक चीज और इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, किस चीज की, तो विभव के परिभाषा में हम लोग जाने हैं कि चार्ज को विथ साइन रखते हैं। तो यहाँ भी तो विभव का ही मान पुट किए हैं, तो यहाँ पर भी चार्ज को क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। तो यहाँ पर भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा, KQ1/Q2 कितना, R। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि Q1 तथा Q2 जो होगा, Q1 तथा Q2 जो होगा वो क्या होगा, अपने चिन्ह के साथ होगा, अपने चिन्ह के क्या होगा, साथ होगा। अब देखिए कि आपको क्या बोले, आपको क्या बोले कि किसी आइसोलेटेड सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। क्यों, हम यहाँ रुके हुए हैं, मान लो कोई चार्ज है, हमको तुमको वहां पर ले जाना है, हम पर और कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, हम यहाँ बस रुके हुए हैं, एकदम रुके हुए हैं। हमको क्या करेगा, कोई आदमी थोड़ा सा धक्का दे देगा, तो न्यूटन साहब कह के गए हैं क्या कि जो चलता है वो चलता ही रहेगा, पागल के जैसे एकदम चलते रहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। आगे कोई आया रोक दिया, तो मेरे को वहां से चलाने में और यहाँ तक लाने में तुमको कोई काम करना पड़ा है क्या, थोड़ा सा धक्का दे दिए तो तुम काम कर दिए, थोड़ा सा धक्का दे दियो, मेरे में विस्थापन हुआ भी नहीं, बस हम चलने लग गए और तुम छोड़ दिए फोर्स लगाना। काम तब होता है जब तुम मुझको पकड़ते और धक्का देते हुए यहाँ तक ले जाते, हम कहते नहीं हम नहीं जाएंगे,
हम विरोध करते तुम्हारा तब तुम क्या किए, हम यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा सा पुश कर दिया, अब हम चलने लग गए। फिर वहां पर तुम चाह रहे हो रोकना हमको, थोड़ा सा पुश किए, रोक लिए। तो इसमें तुमको कोई काम नहीं करना पड़ा है, मतलब एकल आवेश के लिए किसी तरह का स्थितिज ऊर्जा नहीं है। कब है, तो आवेशों के निकाय के लिए। तो आवेशों के निकाय के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो कितना, Q1 Q2 बाय आर के बराबर में K Q1 Q2 बाय आर। और इस दोनों आवेश को हम लोग क्या रखेंगे, अपने चिन्ह के साथ रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई भी दो आवेश है। क्वेश्चन में देखिए कि कोई भी दो आवेश है, कहा क्या कि ये एक +1 माइक्रोकूलम का आवेश है। बोलिए। हाँ, क्या बोले, बस ऐसे। नहीं पूछेगा, ठीक ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। यही तो बता रहे हैं कि देखो एकल आवेश को चलाने के लिए किसी काम नहीं करना पड़ा है, कोई तरह का काम हमको नहीं करना पड़ा है। क्या तुमको क्या बोले, न्यूटन गति का पहला नियम याद करो ना। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो विराम में है वो विराम में रहना चाहती है। अब तो मेरा विन्यास बदलोगे, मतलब मेरा स्थिति बदलना चाह रहे हो ना। हम तुमको क्या कहे कि मेरे ऊपर में किसी तरह का विरोध नहीं है, तुमसे कोई विरोध नहीं है, तो हमको अगर कोई आदमी धक्का दे देगा, थोड़ा सा पुश कर दिया, तो हम क्या करने लगे, चलने लगे। कोई दूसरा आवेश तो है नहीं कि हमको रोकेगा या खींचेगा या धकेलेगा, नहीं ना है, हम अकेले हैं, तो हम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा। अब तुम थोड़ा सा पुश कर दिए तो तुम काम नहीं किए हो, हम अपने आप चलने लगे हैं। फिर यहाँ तुम आ गए हो और हमको थोड़ा सा क्या किए हो, रोक लिए हो। तो इसमें तुमको कोई काम नहीं करना पड़ा है। तो कोई काम नहीं करना पड़ा है तो ऊर्जा भी कितना, 0, प्राप्ति नहीं है। समझ में आया। तो क्या बोले कि किसी आवेशों के निकाय को एक विन्यास से दूसरे विन्यास में लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब दो तरह का बल लग रहा है, एक बाह्य बल और एक विद्युतीय बल। तो कहता क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल के बराबर में होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जगह पर -W एक्सटर्नल रख देंगे, क्या +W एक्सटर्नल हो जाएगा क्या, यही परिभाषा है। अब इसी परिभाषा को निकालने के लिए क्या किए, तो पूरा विभव के कॉन्सेप्ट का यूज किए कि विभव क्या कहता है, W एक्सटर्नल बाय Q0। Q2 को ला रहे हैं, Q0 को अनंत से लाते थे तो W एक्सटर्नल बाय Q0 लिखते थे। यहाँ Q2 को ला रहे हैं तो W एक्सटर्नल बाय कितना लिखेंगे, इसका मतलब W एक्सटर्नल इक्वल टू VP इंटू Q2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर वैल्यू रख दिए, सबका वैल्यू पुट कर दिया, आ गया। सेवा समाप्त। कितना, K Q1 Q2 बाय R, और उसके साइन के साथ रखेंगे। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए कहा क्या कि एक माइक्रोकूलम का चार्ज -1 माइक्रोकूलम के चार्ज से 10 मीटर के दूरी पर है। तो इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा बताइए कि कितना होगा। तो आप देखिए कि आपका जो Q1 है वो Q1 बराबर कितना है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि +10 का पावर -6 कूलम। जो आपका Q2 है वो कितना है, -1 माइक्रोकूलम, इसका मतलब कितना, -10 का पावर -6 कूलम। और जो आपका R बराबर है वो कितना है, 10 मीटर। तो सीधे सीधे इस निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा लिखिएगा वो कितना लिखिएगा, K Q1 Q2 बाई कितना, R। तो K का वैल्यू कितना, 9 × 10 का पावर, Q1 का वैल्यू 10 का पावर, Q2 का वैल्यू -10 का पावर, और नीचे कितना, समझ में आ रहा है बात, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 9 को बाहर ले लो, ठीक ना। 10 का पावर -12 हो गया, +9 हो गया, यानी कि 10 का पावर बच गया कितना, -3। और ये एक ऊपर जाएगा तो 10 का पावर हो जाएगा कितना, -1, यानी कि ये कितना हो गया, -9 × 10⁻⁻4। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, समझ में आया। ये पूरी कहानी हो जाएगी। तो देखिए हमेशा दो आवेश का निकाय चुनना है। अब इस पर देखिए कि एक सवाल और करवाते हैं, बाकी सवाल अगले दिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आप देखिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर जो है तो आवेश रखा हुआ है कितना, +Q1, मान लो यहाँ +Q2, और यहाँ पर मान लो +Q3, और इसका भुजा कितना कह रहा है, A है। अब सर 3 चार्ज है, अब तो 2 ही चार्ज के लिए पढ़ा है,
तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि दो चार्ज का कितना सिस्टम बन रहा है, दो आवेश का कितना सिस्टम बन रहा है। तो एक सिस्टम बनेगा कितने का, Q1 Q2 का, एक सिस्टम बचेगा किसका, Q2 Q3 का, एक बनेगा किसका, Q3 Q, यही तीन सिस्टम बनेगा। ऊर्जा अदिश राशि है, प्रत्येक के कारण ऊर्जा निकालेंगे और हर ऊर्जा को क्या करेंगे, काम हो जाएगा। तो अगर टोटल एनर्जी निकालना है, यू निकालना है, इसका मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 लिखोगे। ये सिस्टम को मान लो ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है। अब देखो पहले सिस्टम के कारण जो तुम निकालोगे कितना, K Q1 Q2 भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, प्लस U2 जो निकालोगे कितना, K Q2 Q3 डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना, और तीसरे के कारण जो निकालोगे K Q3 Q1 भाई कितना, सबको जोड़ दीजिएगा, सबका मान दिया हुआ रहेगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले दो दो का आप निकाय बनाइएगा कि कैसे निकाय बनेगा, और उस सारे निकाय के कारण आप फॉर्मूला लगा करके स्थितिज ऊर्जा निकालिएगा और सारे को क्या करिएगा, अगर सेम साइन का रहेगा तो सारा पॉजिटिव आएगा, अगर कोई एक माइनस साइन का रहता तो नेगेटिव में भी आता। समझ में आ रहा है? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 को क्या करना है, साइन के साथ रखना। एक क्वेश्चन और देख लो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था डाटा में। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, देखो ये है एक वर्ग। इस वर्ग के बारे में क्या कह रहा है कि इसका जो लेंथ है वो है कितने का, 1 मीटर का, इसका भुजा है कितने का, 1 मीटर का, और कह रहा है कि यहाँ पर जो आवेश है +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी जो है +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी जो है वो कितना, +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी जो है वो कितना, +1 माइक्रोकूलम। अब देखिए कि इसका कह रहा है कि आपको कि स्थितिज ऊर्जा हमको बताइए कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप दो दो का पेयर बनाइए कि कितना पेयर आप बना सकते हैं। तो देखिए, तो अगर हम इसका नाम रख लें 1, इसका नाम रख लें 2, इसका नाम रख लें 3 और इसका नाम रख लें 4, तो आप बताइए 1 2 का एक पेयर बनेगा कि नहीं, 2 3 का बनेगा कि नहीं, 3 4 का बनेगा कि नहीं, और 4 1 का बनेगा कि नहीं, खत्म। और कोई सा बनेगा क्या, बनेगा कितने का, 1 और 3 का, और कितने का बनेगा, 2 और 4 का। अब देखो ये 6 टर्म आया, इस 6 के कारण क्या करो तुम, स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो मान लेते हैं ये +1 माइक्रोकूलम जो है वो कितना है, +Q के बराबर में मान लेते हैं, और साइड इसका कितना, A, साइड कितना A। तो देखो कि जो तुम U लिखोगे टोटल वो कितना लिखोगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस 6 पेयर बनेगा। कहोगे सर कैसे, 4 में से कोई 2 चुनना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, कितना पेयर बनेगा निकल के आ जाएगा। 4 में से कितना चुनना है, कोई 2 चुनना है, तो 4C2 निकालोगे, देख लो 6 आंसर आ गया। 4 में से किसी 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो कितना करोगे यार, 4 कॉर्नर है और इसमें से किसी 2 का सिलेक्शन करना है, तो कितने तरीके से, 4 से क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 4 गुने 3 गुने 2, फैक्टोरियल 2 का 2 और फैक्टोरियल 2 का भी कितना, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 कर गया, कितना आ गया, 6 जोड़ा बनाए क्या, यही तरीका है, ठीक ना। अब देखिए कैसे निकालना है, तो U1 निकालना है तो कितना लिखोगे, K Q1 Q2 Q1 Q2 दोनों Q ही है, तो कितना लिखोगे, K Q Q बाई A, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, A। दूसरे वाले सिस्टम का देखिए U2, K 2 के जगह पर भी Q, दूसरे जगह भी Q, और साइड लेंथ कितना, तीसरा लिखोगे कितना, K Q Q बाई साइड लेंथ कितना, चौथा भी कितना लिखोगे, K Q Q बाई कितना, इतना तक का हो गया, 4 1 तक का हो गया। लेकिन पांचवा में देखना 1 से 3 जब भी लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, √2a, है ना। तो पांचवें के लिए कितना लिखोगे, +K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी कितना, अब बाई कितना, √2a। छठा के लिए भी लिखोगे कितना, K चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी कितना, बाई कितना। समझ में आ रहा है, सबको जोड़ देंगे काम हो जाएगा, है ना। जोड़ दीजिए सर, K Q Q बाई A सब में से कॉमन कर लीजिए, इस सब में कितना बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1 4 बार, और +1 बाई √2 और +1 बाई √2। अब तो कर ले मेरे भाई,
क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो दो का जोड़ा बनाइए कितने तरीके से, तो देखिए एक दो का बना, ध्यान दीजिए, एक दो का जोड़ा बना तो पहला चार्ज क्यू दूसरा चार्ज क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, के क्यू क्यू बाय दो। तीन का जोड़ा बना तो पहला चार्ज क्यू दूसरा चार्ज भी क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, कितना के क्यू क्यू बाय ए। तीन चार का बना तो पहला चार्ज भी क्यू दूसरा चार्ज भी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, कितना हुआ के क्यू क्यू बाय। और चौथा वाला देखिए चार्ज क्यू क्यू डिस्टेंस कितना, लेकिन पांचवें वाले पेयर में देखिए क्यू क्यू लेकिन डिस्टेंस इस बार √2 है। छठे वाले में देखिए चार्ज क्यू क्यू लेकिन डिस्टेंस कितना, सारा निकालेंगे और सारे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सेवा समाप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में केवल क्या याद रखना है कि कितना होता है, के Q1 Q2 बाय आर। Q1 Q2 को उसके साइन के साथ रखेंगे, अगले दिन स्थितिज ऊर्जा पर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से एक पोर्शन ये कंप्लीट हो जाता है दूसरे चैप्टर का। अगला पोर्शन है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर शुरू करेंगे तो कैपेसिटर में हर चीज आप लोग एक एक करके पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैपेसिटर और बहुत आसान भी, ठीक है। बोलो टेस्ट का रिजल्ट। अच्छा